हाय, मैं प्रभा आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक नया चैप्टर लेकर के। चैप्टर 5 है क्लास 12th की बुक, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। चलिए शुरू करते हैं। सन 1964 के मई में नेहरू की मृत्यु हो गई। वे पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से बीमार चल रहे थे। इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर बड़े अंदेशे लगाए गए कि नेहरू के बाद कौन। लेकिन भारत जैसे नव स्वतंत्र देश में इस माहौल में एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिर हम इस देश में क्या होगा। भारत से बाहर के बहुत से लोगों को संदेह था कि यहाँ नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम भी रह पाएगा या नहीं। दूसरा सवाल इसी संदेह के दायरे में उठा था। आशंका थी कि बाकी बहुत से जन स्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल राजनीतिक लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं कर पाएगा। असफल रहने की सूरत में भय था कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर आएगी। इसके अतिरिक्त इस बात को लेकर भी संदेह था कि देश के सामने बहुविध कठिनाइयां आन खड़ी हैं और नया नेतृत्व उनका समाधान खोज पाएगा या नहीं। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी अनसुलझे थे। संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती अथवा खुद देश ही बिखर जाता। नेहरू के बाद शास्त्री। नेहरू के उत्तराधिकारी का सवाल इतनी आसानी से हल कर लिया गया कि आलोचक ठगे से रह गए। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशविरा किया। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं। शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए हैं और इस तरह वे देश के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री यूपी के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रहे थे। उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद नहीं उठा था। अपने आखिरी सालों में नेहरू उन पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होते गए थे। शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दफ़ा वे एक बड़ी रेल दुर्घटना के नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे, लेकिन इस छोटी अवधि में देश ने 2 बड़ी चुनौतियों का सामना किया। भारत चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों से उबरने की कोशिश कर रहा था। साथ ही मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति थी। कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आन पड़ा था। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध लड़ना पड़ा। इसके बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे इन दोनों चुनौतियों से निपटने के उनके दृढ़ संकल्प का पता चलता है। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया। ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वे ताशकंद गए थे। नेक्स्ट है शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। शास्त्री की मृत्यु से कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल उठ खड़ा हुआ। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई बम्बई प्रांत, मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री पद पर भी रह चुके थे। नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी गुजरे वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी। शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। इस दफ़ा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी। ऐसे में फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया था। नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया। नए प्रधानमंत्री को जमने में थोड़ा वक्त लगा।
इंदिरा गांधी यूँ तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थीं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बड़े कम दिनों से मंत्री पद पर थीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेंगी। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनावों में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी। इस वक्त तक देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। इससे इंदिरा की कठिनाइयां ज़्यादा बढ़ गईं। इन कठिनाइयों के मद्देनज़र उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और अपने नेतृत्व कौशल को दिखाने की कोशिश की। नेक्स्ट है चौथा आम चुनाव 1967। भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1952 के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। 1967 के चुनावों में इस प्रवृत्ति में गहरा बदलाव आया। चुनावों का संदर्भ: चौथे आम चुनावों के आने तक देश में बड़े बदलाव हो चुके थे। 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी देहावसान हुआ और नए प्रधानमंत्री को पद संभालते हुए अभी पूरे 1 साल का अरसा भी नहीं गुजरा था। साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी माना जा रहा था। इस अध्याय के पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय की चर्चा के क्रम में आप यह बात जान चुके हैं कि इस अरसे में देश गंभीर आर्थिक संकट में था। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ ही साथ सैन्य खर्चे में भारी बढ़ोतरी हुई थी। नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य पद में लगाना पड़ा। इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति विकट हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपए का अवमूल्यन करना। माना गया कि रुपए का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। पहले के वक्त में अमेरिका डॉलर की कीमत में 5 रुपये थी, जो अब बढ़कर 7 रुपये हो गई। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न में कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश के दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, न कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। इससे लोगों की नाराज़गी बढ़ी और जन विरोध ने ज़्यादा उग्र रूप धारण किया। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छोड़ दिया। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया। साथ ही इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आज़ादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। गैर कांग्रेसवाद: यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी। विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उनके वोट बट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना ज़रूरी है।
ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। चुनाव का जनादेश। व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत भी मिल गया था, लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रशिक्षित तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। अब से पहले कांग्रेस को कभी न तो इतने कम वोट मिले थे और न ही इतने कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र से S.K. पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से K.V. सहाय जैसे राजनीतिक दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी थी। राजनीतिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज़्यादा स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। 2 अन्य राज्यों के दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी, वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे। ये राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बना सकी। मद्रास प्रांत, अब इसे तमिलनाडु कहा जाता है, मद्रास प्रांत को में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कशगम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही। द्रविड़ मुनेत्र कशगम DMK हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। यहाँ के छात्र हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे और DMK ने उनके इस विरोध का नेतृत्व प्रदान किया था। चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। लोग कांग्रेस को सत्तासीन देखने के अभ्यस्त थे और उनके लिए यह एक विचित्र अनुभव था। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया? गठबंधन। 1967 के चुनावों से गठबंधन की परिघटना सामने आई। चूँकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टियां SSP और PSP शामिल थे। इनके साथ इस सरकार में वामपंथी CPI और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। इससे उस वक्त के 2 परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। इनके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल CPI और CPIM, SSP, रिपब्लिक पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थे। नेक्स्ट है दल बदल। 1967 के चुनावों की एक ख़ास बात दल बदल भी है। इसने राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं।
सन 1967 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों में 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने में अहम भूमिका निभाई। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस अदल बदल से आया राम गया राम का जुमला मशहूर हुआ। कांग्रेस में विभाजन। हमने देखा कि 1967 के चुनावों के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उसे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था। साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के हाथ से सत्ता जाती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाईं। इन सरकारों ने बहुमत खोया और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। नेक्स्ट, इंदिरा बनाम सिंडिकेट। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से मिली। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेंगी। बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा किया। इस तरह इंदिरा गांधी ने 2 चुनौतियों का सामना किया। उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो ज़मीन खोई थी उसे भी उन्हें हासिल करना था। इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई। उन्होंने एक साधारण में सत्ता संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया। इस कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने के प्रावधान शामिल थे। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह थे। राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट के तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। एन संजीव रेड्डी ने इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चली आ रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरें। इंदिरा गांधी ने यह कार्टून वीवी गिरी की जीत के बाद छपा था। इसमें गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रीवी पर्स को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे।
उपर्युक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे और इसके परिणामस्वरूप मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया। गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा ही लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेसी संसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डालें। इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की, लेकिन उनकी यह याचना स्वीकार नहीं की गई। वीवी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने को कहा। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मनमर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते थे। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में वीवी गिरी ही विजयी हुए। वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार में पार्टी का टूटना तय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट कांग्रेस खेमे को कहा जाने लगा था। इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने पार्टी की इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने इसे समाजवादी और पुरातनपंथी तथा गरीबों के हिमायती और अमीरों के तरफदार के बीच की लड़ाई करार दिया। 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापना। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए ज़बरदस्त अभियान चलाया। उन्होंने भू परिसीमन के कुछ और कानून भी बनवाए। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव 1971 के फरवरी माह में हुए। चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा भर थी। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली सांगठनिक ताकत कांग्रेस ब्रैकेट में दिया गया के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए। शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था,
एक एजेंडा और एक कार्यक्रम था। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। उनके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और इसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के जरिए एक शक्ल प्रदान की। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भूस्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति तथा प्रीवी पर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन, किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। परिणाम और उसके बाद 1971 में के लोकसभा चुनावों के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितना इन चुनावों को करवाने का फैसला। कांग्रेस ब्रैकेट में आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनावों में कभी हासिल न कर सकी थी। इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली और इसने कुल 48.4% वोट हासिल किए। अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने 352 सीटें और 44% वोट हासिल किए थे। अब ज़रा इस तस्वीर की तुलना, नीचे एक तस्वीर दी गई है, कि उजाड़ में से करें। इस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उसके 1/4 वोट ही इसकी झोली में आए। इस पार्टी को महज 16 सीटें मिली। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर लिया कि वही असली कांग्रेस है और इसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया। विपक्षी ग्रैंड अलायंस धराशायी हो गया था। इस महाजोड़ को 40 से भी कम सीटें मिली थीं। 1971 के लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। चौथे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि 1971 के चुनावों के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। विपक्ष के नेताओं तक ने उसके राज्य कौशल की प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनावों में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उसके विरोध की कोई गुंजाइश न बची। कांग्रेस लोकसभा के चुनावों में जीती थी और राज्य स्तर के चुनावों में भी। इन 2 लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रिय भी थी। महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी थी। नेक्स्ट है कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापना। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापना का क्या मतलब निकलता है? इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान मिल प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था, लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्णतया अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमज़ोर था। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे, यानी
अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज़्यादा निर्भर थी। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर। कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। कांग्रेस प्रणाली को इसी खासियत के कारण जाना जाता था, लेकिन नई कांग्रेस ज़्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन थी। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत को और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक ज़मीन छोटी पड़ती गई। विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जनाक्रोश तथा लामबंदी लगातार बढ़ती रही। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि जैसे इन बातों से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा था। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इससे सुनकर आपको कैसा लगा। अगर कोई और बात कहनी हो तो आप वो भी कमेंट करके कह सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।